नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा जो इलीगल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इससे पेशेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन को क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का। यूएन से संबंधित, यूएन जो बॉडी है वो अब इररिलेवेंट हो गई है, एक नई बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित हिंदू का। हिंदू में बाकी जो आर्टिकल्स हैं ये इतने खास नहीं है। फ्रीबीज का इशू हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया, काफ़ी अच्छे डिटेल से, लेकिन फ्रीबीज के आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा आ गए, हिंदू में 15-20 आ गए। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में कंबाइन करके डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज डेली बेसिस पे आर्टिकल्स आते हैं, उनको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एरिस्टोटल का। वी आर वट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। मतलब देखो, बहुत सारे लोगों को ना किसी चीज़ में एक्सीलेंस होती है। किसी को म्यूजिक में एक्सीलेंस हासिल है, किसी को स्पीच देने में, किसी को डांस करने में। तो वो देखो सिर्फ हैबिट का नतीजा है। आप लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उसमें एक्सीलेंट बन जाओगे। जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं आंसर राइटिंग में महारत कैसे हासिल की जाए, हैबिट बना लो, प्रैक्टिस करो। एमसीक्यूज जो अजीब से आ जाते हैं यूपीएससी में, उनको कैसे सोल्व किया जाए, हैबिट बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कि इतने तरीके आपको आ जाएं एमसीक्यू सोल्व करने के। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप नए नए तरीके खोजते जाओगे। क्वेश्चन को सोल्व करने की नई नई टेक्निक आप अपने आप से डेवलप कर लोगे। समझ गए। और एक कल की चीज़, कल देखो हमने वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में जो वीडियो डिस्कस की थी ना, फिनलैंड के प्रधानमंत्री थे सना मरीन। किसी ने ये कहा कि सर किसी महिला को रोकना कि इस प्रकार के कपड़े मत पहनिए, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट हो जाएगा। देखो, वो जो इशू था ना कल का, वो मेल या फीमेल से संबंधित नहीं था, वो पब्लिक सर्वेंट से संबंधित था कि जो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको पार्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको वैसे कपड़े पहनने चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो वो पब्लिक सर्वेंट का इशू था ना कि महिला का। समझ गए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फार्मा इंडस्ट्री में अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी के दौरान डॉक्टर्स ना सभी पेशेंट्स को एक ड्रग रेकमेंड कर रहे थे जिसका नाम है डोलो 650 mg। फीवर के लिए है ये टेबलेट। इस टेबलेट की हम बात करें, ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग मतलब वो ड्रग्स होती हैं जिनमें 2-3 ड्रग के इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। सिंपल भाषा में बोलूं, 2-3 ड्रग मिला के एक ड्रग बना दी गई। ये एंटीपायरेटिक ड्रग है, यानी फीवर को प्रिवेंट करने और फीवर को कम करने के काम आती है। और तीसरे नंबर पर ये एनाल्जेसिक है, मतलब पेन यानी दर्द को भी रिलीव करने के काम आती है ये ड्रग। आगे हम बढ़े उससे पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इस ड्रग के बारे में। जैसे देखो, नाम से ही जाहिर है डोलो 650, तो 650 mg पैरासीटामोल होता है इसमें, और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो आप मेडिकल स्टोर पर जाके वैसे ही परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर की रिटन प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हुआ क्या, महामारी के दौरान इस ड्रग की जो सेल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये ड्रग किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है? माइक्रो लैब्स के द्वारा। माइक्रो लैब्स मैन्युफैक्चरर हैं इस ड्रग का। तो महामारी के दौरान इस ड्रग की सेल एकदम से बढ़ गई। सेल में वृद्धि हुई ऑलमोस्ट 290%। रेवेन्यू बूस्ट हो गया बाय ऑलमोस्ट 140%। बट ना अब एक काफ़ी दुखद कह सकते हैं, काफ़ी हैरान करने वाली, परेशान करने वाली खबर सामने आई है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FMRAI, इन्होंने ना ये आरोप लगाया है, माइक्रो लैब्स जो इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए डॉक्टर्स को दिए ताकि डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करें पेशेंट्स को। तो ये तो काफी देखो परेशान करने वाली खबर है कि पैसा लेके डॉक्टर्स ने ये ड्रग है वो रेकमेंड की। ये बात भी देखो तब सामने आई जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हुआ कि माइक्रो लैब्स जिसका प्रॉफिट बढ़ गया है ये ड्रग बेच के, उन्होंने टैक्स को इवेड किया है।
तो छानबीन में यह खबर सामने आई कि 1000 करोड़ रुपए की फ्रीबीज दी गई हैं डॉक्टर्स को। तो अब देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिटेल्स मांगी है कि आप ये बताइए कि 1000 करोड़ रुपए की जो फ्रीबीज हैं वो कौन कौन से डॉक्टर्स को दी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल फाइल की गई, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FMRAI के द्वारा इस सिलसिले में यह गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर एक्शन ले ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं सामने ना आए। देखो, जो ड्रग फर्म्स है ना, यानी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं, वो फिजिशियंस को यानी डॉक्टर्स को फ्रीबीज ऑफर करती हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, गिफ्ट की फॉर्म में हो, ताकि डॉक्टर्स उनकी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करें पेशेंट्स को। बट देखो, ज्यादातर जो कंपनीज है ना, ड्रग फर्म्स हैं, वो ना किस प्रकार से फ्रीबीज ऑफर करती हैं, जैसे कैलेंडर ऑफर कर दिया, पेन ऑफर कर दिया, कोई ऐसी चीज ऑफर कर दी जो टेबल पे रखी रहती हैं। वो इसलिए ऑफर की जाती हैं ड्रग फर्म्स के द्वारा कि ना ब्रांड जो है डॉक्टर्स के ध्यान में रहे कि हाँ, इस ब्रांड की ये ड्रग भी आती है। अब ब्रांड, ये जो फर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरर फर्म्स, ये डॉक्टर्स को बताएंगी कि हमारी कंपनी की ये ड्रग आती है, तभी तो डॉक्टर को पता लगेगा ना ड्रग के बारे में। इसलिए ड्रग कंपनीज डॉक्टर्स को इस प्रकार की चीजें दे देती हैं, कैलेंडर, डायरी, सैनिटाइजर, पेन। इसके अलावा ना डॉक्टर्स को ड्रग कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए। जैसे डॉक्टर से आर्टिकल पब्लिश करवा दिया किसी जर्नल में, या फिर किसी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुला लिया, सारा खर्चा ड्रग कंपनी ने वहन कर लिया, और वहां पे डॉक्टर ड्रग कंपनी की पर्टिकुलरली ड्रग की वकालत करेंगे, बोलेंगे। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या फिर वो डॉक्टर्स जो अच्छा बोलते हैं, उन्हें स्पीकर्स के तौर पे बुलाया जाता है अलग अलग कॉन्फ्रेंसिस में। इसके लिए भारी भरकम उन्हें फीस भी दी जाती है, तो डॉक्टर खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमें एक तो बोलने के लिए बुलाया, ऊपर से हमें बहुत पैसा भी मिला। कई बार जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो डॉक्टर्स को भी लीड इन्वेस्टिगेटर बनाया जाता है, या फिर उन्हें कमेटी का पार्ट बनाया जाता है, जिससे भी उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इस प्रकार से भी ड्रग कंपनीज के द्वारा डॉक्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है। देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ना इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, जहां एक तरफ डॉक्टर्स को तो बहुत डेप्थ से इंफॉर्मेशन होती है हर एक चीज की, पेशेंट को इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो पेशेंट तो पूरी तरह से डॉक्टर के भरोसे होता है कि जो ड्रग डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी बस वही लेनी है। मतलब पेशेंट अपना दिमाग नहीं लगाता हेल्थ के मामले में, पूरी तरह से डॉक्टर्स की एडवाइस पर विश्वास रखता है, ट्रस्ट करता है डॉक्टर्स पर कि डॉक्टर जो कुछ रेकमेंड करेंगे वो सही ही होगा। लेकिन देखो, अब मान लीजिए डॉक्टर ने पैसे लेके उस ड्रग को रेकमेंड किया है पेशेंट को, तो ये ना सिर्फ डॉक्टर्स की जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसके खिलाफ हो जाता है, ये पूरी तरह से प्रोफेशन के अगेंस्ट है, मोरली गलत है कि जिस पर्सन ने आप पे इतना भरोसा किया है, आपने उसको ऐसी ड्रग को रेकमेंड किया जिस पर आपका विश्वास नहीं, बल्कि जिसको रेकमेंड करने के लिए आपको पैसे मिले हैं। वैसे देखो, सरकार को भी पता है कि ये चीजें गलत हैं, तो इन चीजों को रोकने के लिए ना सरकार ने एक कोड जारी की थी फार्मा कंपनीज के लिए कि उनको मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी है। तो मार्केटिंग जो फार्मा कंपनीज के लिए जो मार्केटिंग कोड जारी की गई थी ना, उसका नाम है यूनिफॉर्म कोड ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, UCPMP। अब इसमें बताया गया है कि फार्मा कंपनीज क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है, ये जो कोड है ना, ये वॉलंटरी है। मतलब फार्मा कंपनीज ने ना लॉबिंग की सरकार से कि आप प्लीज इस कोड को ना मैंडेटरी मत बनाइए, आप इसे वॉलंटरी छोड़ दीजिए। तो इसलिए सरकार ने इस कोड को ना वॉलंटरी छोड़ दिया। राइटर ना यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं। देखो, फार्मा कंपनीज डॉक्टर को अपने ब्रांड के बारे में, अपनी ड्रग के बारे में बताने के लिए प्रमोशन करते हैं, या फिर गलत ढंग से उन्हें इंसेंटिवाइज करते हैं। दोनों के बीच में जो लाइन है ना, बहुत थिन है। ज्यादातर जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं ना डॉक्टर्स को, उनकी वैल्यू 500 से कम होती है, तो इसे आप ब्राइब तो नहीं कह सकते। इसे दिया जाता है ड्रग कंपनीज के द्वारा डॉक्टर्स को, ताकि डॉक्टर्स ड्रग और ब्रांड का नाम याद रख सकें। आज के समय में देखो, ये जो मार्केटिंग कोड है ना UCPMP, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स,
एजेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज सच एज डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें इस कोड में, डॉक्टर्स को ना किसी भी प्रकार का गिफ्ट या फिर पैसों का कोई एडवांटेज या फिर बेनिफिट नहीं सप्लाई किया जा सकता, ऑफर किया जा सकता या फिर प्रोमिस किया जा सकता फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा या फिर कंपनी के किसी एजेंट के द्वारा। दूसरे नंबर पे ट्रेवल फैसिलिटीज की बात करें, कोड जो है ना मना करती है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को किसी प्रकार का आप ट्रैवल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवा सकते, ना उनको ना उनके फैमिली मेंबर्स को वैकेशन के लिए या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ऐसा नहीं कि ड्रग कंपनी के द्वारा डॉक्टर्स के लिए टिकट बुक करवा दी या फिर फैमिली के लिए टिकट बुक करवा दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड की जा सकती कंपनी के द्वारा डॉक्टर्स को, उनकी फैमिली मेंबर्स को। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मतलब जैसे होटल बुक करवा दिया, इस पर भी रोक है। नेक्स्ट, कोड में यह भी कहा गया है कि ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा जो फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं को दिए जाएं, ऐसे पर्सन को जो उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करने के लिए एलिजिबल है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर। तो ये ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी सैंपल उस पर्सन को नहीं दे सकते जो उस ड्रग को किसी और को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान को नहीं दे सकती ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनीज अपने सैंपल ड्रग्स, सिर्फ डॉक्टर्स को दे सकते हैं जिनके पास पावर होती है उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करने की किसी दूसरे पर्सन को। तो ये कोड्स हैं। अब देखो लास्ट में ना हार्मफुल इफेक्ट्स की बात की जाती है। इस प्रकार से जो अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर देखो इस प्रकार से अनएथिकल ड्रग प्रमोशन होता है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का एटीट्यूड चेंज हो सकता है। डॉक्टर को पैसे मिल गए, उन्होंने उस ड्रग को रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिया जिसके लिए उन्हें पैसे मिले हैं। अब मान लीजिए उस ड्रग का ओवर यूज किया जाता है या फिर ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है उन ड्रग्स का, तो पेशेंट जो है ज्यादा मात्रा में उस ड्रग को ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं। इरेशनल कॉम्बिनेशन हो जाता है काफी बार ड्रग का, जैसे दो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने हैं डॉक्टर को ए बी। अब आमतौर पे जो फेमस कॉम्बिनेशन है, जो सही कॉम्बिनेशन है, क्लिनिकल प्रूव्ड है, वो डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता। लेकिन सी के लिए पैसे मिले हैं तो डॉक्टर ना सी बी ड्रग प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं ए बी के। तो होगा क्या, इससे ये इरेशनल कॉम्बिनेशन हो गया, इससे भी पेशेंट की सेहत को नुकसान हो सकता है। अब देखो कोविड-19 की महामारी के दौरान कई सारे डॉक्टर्स ने डोलो 650 प्रिस्क्राइब की। अब देखो एक दिन में 2-3 डोलो लेनी थी, मेरा तो बुखार उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने बल्कि कहा था हर 6 घंटे में आप एक बार लीजिए। तो कोई इंडिविजुअल जब इतनी ज्यादा डोलो 650 को लेता है तो ना लीवर डैमेज का खतरा पैदा हो जाता है। ज्यादा डोलो लेने से ना लीवर डिजीज हो सकता है। राइटर के अनुसार आमतौर पर वो पेशेंट्स जिनको किसी प्रकार का कोई लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, या फिर लगातार वो शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को डोलो 650 एडवाइज नहीं की जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने की महामारी के दौरान। यूएस में ना पेशेंट्स को पेन मैनेजमेंट पिल्स दी गई और छुपाया गया कि ये एडिक्टिव है, आपको इनकी आदत लग सकती है या फिर हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ये चीजें छुपा ली गई। अब दूसरा पॉइंट आता है, चलो हेल्थ कंसर्न्स तो हैं ही, अब बहुत बार मान लीजिए डॉक्टर को किसी ब्रांडेड ड्रग से पैसे मिले हैं रेकमेंड करने के लिए, तो डॉक्टर्स ना फिर जेनरिक ड्रग्स रेकमेंड नहीं करेंगे, ब्रांडेड ड्रग्स रेकमेंड करेंगे। अब पेशेंट्स की तो जेब ज्यादा ढीली हो गई ना, बेचारे गरीब लोग भी होते हैं। अब आप देखना कभी ना कोई पेशेंट जाता है ना ड्रग परचेज करने मेडिकल स्टोर से ना, बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है कि वो यूं बोलता है पैसे कम कर दीजिए। कोई भी चीज कोई पर्सन खरीदता है ना, कपड़े हों, दूसरी चीजें हों, वो एक बार जरूर बोलता है कि पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन ड्रग के लिए वो नहीं बोलता क्योंकि सेहत का मामला है और डॉक्टर्स ने जो बोल दिया उसके अनुसार तो मतलब वही ड्रग खरीदनी है। कई बार मेडिकल स्टोर वाले बोलते भी हैं कि इसकी जगह सोल्ट सेम है, दूसरी ड्रग ले लीजिए, लेकिन पेशेंट के मन में आता है नहीं यार डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया है तो मैं यही लूंगा। इतना ज्यादा विश्वास होता है डॉक्टर्स पर। लेकिन डॉक्टर्स ने मान लीजिए ब्रांडेड ड्रग को रेकमेंड कर दिया पैसे लेके, जेनरिक ड्रग्स उतनी ही इफेक्टिव है, तो गरीब पर्सन्स के जेब पर कितना बर्डन पड़ेगा आप सोच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये कंपटीशन की स्पिरिट के भी अगेंस्ट है।
जो छोटी छोटी बेचारी ड्रग कंपनीज हैं, उनके पास तो इतने पैसे होते नहीं कि वो डॉक्टर्स को फ्री में पैसे दे सकें। तो बड़ी कंपनीज हैं वो तो आगे निकल जाएंगी, बेशक उनकी ड्रग उतनी इफेक्टिव नहीं है, छोटी कंपनी की ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन डॉक्टर्स बड़ी कंपनीज की ड्रग को रेकमेंड कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उनसे डॉक्टर्स को पैसा मिला है। तो ये गलत है। और फिर होता क्या है, डॉक्टर्स ना कंपनी के इंटरेस्ट में काम करने लगते हैं, वो पेशेंट के इंटरेस्ट में काम करना भूल जाते हैं। ये उनकी हिपोक्रेटिक ओथ के अगेंस्ट है। डॉक्टर्स अगर ऐसा चलता रहा तो पेशेंट्स का जो विश्वास है ना डॉक्टर्स के ऊपर से घट जाएगा। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा सकता है? फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकमेंड किया है पहले तो आप इस कोड को ना मैंडेटरी बना दो, ना कि वॉलंटरी। और अगर फार्मा कंपनीज इस कोड का वायलेशन करती है ना तो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से एक्शन लिया जाए। जैसे इंडियन पीनल कोड में ब्राइबरी वगैरह के लिए जो प्रोविजंस है ना, भाई जो सिटीजन ब्राइबरी देने की कोशिश करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो उसी प्रकार का एक्शन फार्मा कंपनीज के अगेंस्ट लिया जाए। इसके अलावा देखो, कोड में यह भी बताना चाहिए कि अगर कोई फार्मा कंपनी पेमेंट देती है किसी डॉक्टर को, प्रोफेशनल बॉडी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, बताए पीरियोडिकली कि हमने इतनी पेमेंट दी है, इस प्रोफेशनल पार्टी को दी है, इस डॉक्टर को दी है, सारा कुछ क्लियरली बताएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, यूएन की जगह एक नई बॉडी को इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1945 में ना 51 देश मिले थे, सैन फ्रांसिस्को में एक बॉडी का निर्माण किया गया था यूएन। यूएन को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें वार के प्रकोप से बचाया जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है भारी तबाही हुई थी, तो विभिन्न देश नहीं चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड वार हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस एक पहले बॉडी हुआ करती थी, उसको रिप्लेस करके नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी यूएन। एक्सपेक्टेशन ये थी यूएन जो है वो पीस डिलीवर करेगी, और यूएन के काफ़ी सारे ऑर्गन्स इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें से सबसे मेन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को ऑथराइज किया गया था यूएन के द्वारा कि आप इकोनॉमिक सैंक्शंस को अडॉप्ट करो किसी देश के अगेंस्ट, अगर नेसेसरी हो तो फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए भी आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन किसी भी कीमत पर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। पॉइंट समझ गए ना? मतलब वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किसी देश के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके। इसके साथ साथ इवन फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जा सकता है। भाई किसी देश के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल करना है ताकि वो देश जो है पीस डिस्टर्ब ना करे। लेकिन देखो दिक्कत ये है, सिक्योरिटी काउंसिल में ना 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से अगर कोई एक भी वीटो का इस्तेमाल करता है ना रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। मतलब कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करवाना है तो इन 5 मेंबर्स की सहमति होना जरूरी है। एक भी अगर नहीं माने तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। अब दिक्कत ये है, कई बार बहुत जरूरत होती है कि सैंक्शंस लगाए जाएं किसी देश के अगेंस्ट, वो पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार बहुत आवश्यकता होती है कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अडॉप्ट करे कि हाँ फोर्स का इस्तेमाल किया जाए किसी देश के अगेंस्ट जो पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, बट वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता क्योंकि ये 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स है ना, इनमें से कोई ना कोई देश अपने वीटो का इस्तेमाल कर लेता है और सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन नहीं पास हो पाता सैंक्शंस लगाने के लिए या फिर फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो मतलब ये बॉडी जो है ना यूएन, एक प्रकार से ना इनइफेक्टिव सी हो गई है। जब भी इन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी को लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो कोई देश वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वीटो का इस्तेमाल कर देता है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल कर लेता है, सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है अपने फायदे के लिए। इसके बाद राइटर ध्यान दिलाते हैं कि 1945 में जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ज्यादातर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये चाहते थे कि वीटो पावर नहीं होनी चाहिए किसी देश के पास में,
तो इन्होंने कहा था कि आप ना 1945 में यूएन बना है, 10 साल तक इस प्रोविजन को ना एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 1955 में रिव्यू कर लें, अगर ये प्रोविजन ठीक से काम नहीं करता है तो इस प्रोविजन को हटा दिया जाए। समझ रहे हो? मतलब इन फाउंडिंग मेंबर्स ने कहा था कि 10 साल बाद यानी 1955 में एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए जिसमें यूएन के चार्टर में बदलाव किया जाए वीटो से संबंधित। अगर इस वीटो ने 10 साल में अच्छे से काम नहीं किया तो फाउंडिंग मेंबर्स को उस समय भी लगा था ये जो वीटो वाला प्रोविजन है ना काफी खतरनाक है, अनफेयर है। लेकिन आप देख लीजिए फरवरी 2022 में रशिया के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ वार छेड़ दिया गया, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया रशिया के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं किया मतलब वार को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के पास वीटो पावर है, रशिया परमानेंट मेंबर है और इनके पास में वीटो पावर है, तो रशिया सहमत होगा ही नहीं अगर कोई रेजोल्यूशन आएगा भी तो भी। आया भी है लेकिन उसे अडॉप्ट नहीं किया गया क्योंकि रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। जिलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया था 5 मार्च 2022 को। इन्होंने ना राइट टू वीटो को ना इक्वेट किया, यानी इसका कंपैरिजन किया राइट टू डाई से। उन्होंने ये भी कहा यूएन मेंबर स्टेट्स को कि आप एक अलग बॉडी बना लो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें मेंबर्स के पास यानी किसी के पास में ना वीटो पावर ना हो, वो ज्यादा सही है। यूक्रेन तो देखो लेटेस्ट एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले भी यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के फेलियर के काफी सारे एग्जांपल्स हैं। इवन रशिया ने दर्जनों बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया यूएन को रोकने के लिए कि यूएन सीरिया में वार क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट ना कर सके, केमिकल वेपन्स को इन्वेस्टिगेट ना कर सके या फिर कंडेम ना कर सके। तो इसको रोकने के लिए मतलब यूएन को सीरिया में इन्वेस्टिगेशन से रोकने के लिए रशिया ने दर्जनों बार अपनी वीटो का इस्तेमाल किया है। इवन सूडान के इश्यू पर, म्यांमार के इश्यू पर, यमन के इश्यू पर, गाजा, साउथ सूडान और अनेकों जगहों पर जब यूएन को रेजोल्यूशन अडॉप्ट करना था तो किसी न किसी देश के द्वारा अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लिया गया। आप देखिए हमारे इंडिया के केस में देख लीजिए कितनी बार चाइना वीटो का इस्तेमाल कर लेता है और जो खूंखार टेररिस्ट हैं उनको ब्लैकलिस्ट नहीं होने देता। तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल के इन परमानेंट मेंबर्स के द्वारा वीटो का गलत इस्तेमाल किया जाता है ना, इस वजह से यूएन एज ए बॉडी ना अपना पीस इस्टेब्लिश करने का रोल नहीं प्ले कर पा रही है, पीस के मामले में पैरालिसिस का शिकार हो गई है। बाकी थोड़े बहुत काम तो कर रही है, जैसे गरीबों की मदद करना है, यूएन के काफी सारी एसोसिएटरी बॉडीज हैं, वो तो देखो हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में काम कर रही हैं, लेकिन पीस इस्टेब्लिश करने का जो रोल है ना यूएन का, वो जैसे खत्म सा हो गया है। तो इसको एड्रेस करने के लिए ना कुछ देश आगे भी आए थे, जैसे 2015 में फ्रांस और मेक्सिको ने मिलके एक कोड ड्राफ्ट की थी, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन द सस्पेंशन ऑफ वीटो इन केसेस ऑफ मास एट्रोसिटी। इसके अलावा लाइक माइंडेड स्टेट्स ने एक ग्रुप का निर्माण किया था, अकाउंटेबिलिटी, कोहेरेंस, ट्रांसपेरेंसी, और एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप की थी P5 के लिए, जिसको 122 स्टेट्स के द्वारा साइन भी किया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में था क्या? यूं बोला गया था इन परमानेंट मेंबर्स को कि देखो मास एट्रोसिटीज के मामले में, मान लीजिए जैसे तालिबान पे आरोप लग रहे हैं कि तालिबान पंजशीर के एरिया में मास एट्रोसिटीज कर रहा है, जैसे रशिया पर आरोप लग रहा है कि रशिया यूक्रेन के हिस्से में मास एट्रोसिटीज कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर मास एट्रोसिटीज के आरोप लगते हैं ना, मास बड़े स्केल पे अत्याचार के, तो उस केस में फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है ना अपने वीटो का इस्तेमाल ना करें। मार्च 2022 में यूएन जनरल असेंबली ने एक वीटो इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया, जो कि प्रपोज किया गया था लिक्टेनस्टाइन और 80 दूसरे मेंबर स्टेट्स के द्वारा। एक बात बताइए, वैसे ये जो देश हैं लिक्टेनस्टाइन, आपने इसके बारे में सुना है कभी? कहां पर है ये? एशिया में, अफ्रीका में, कहां पर है ये? यूरोप में है। यूरोप में छोटा सा देश है ये, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो इसने प्रपोज किया यूएन जनरल असेंबली में मार्च 2022 में एक वीटो इनिशिएटिव। जब भी कोई देश वीटो का इस्तेमाल करे ना, जैसे रशिया ने किया, तो उसके बाद ना एक स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुलाया जाए, जिसमें जनरल असेंबली डिमांड कर सकती है उस देश से जिसने वीटो का इस्तेमाल किया है कि आप ना एक्सप्लेन कीजिए आपने वीटो का इस्तेमाल क्यों किया है। तो फिर उस देश को, फॉर एग्जांपल रशिया को यूक्रेन वार के इशू पर फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब वो देश एक्सप्लेन करेगा ना, उसकी रेपुटेशन काफी खराब होगी।
तो फिर अंधाधुंध इन P5 कंट्रीज के द्वारा अपनी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उन्हें पता है जनरल असेंबली में आके फिर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कम से कम, तो रेपुटेशन खराब होगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये प्रयास जो हो रहे हैं ना वीटो को खत्म करने के लिए, ये अप्रिशिएबल हैं, तारीफ होनी चाहिए, बट देखो ये जो चीज़ है ना तभी ठीक होगी जब वीटो पावर्स छीन ली जाएंगी P5 कंट्रीज से और यूएन चार्टर में अमेंडमेंट होगा। लेकिन यूएन चार्टर में अमेंडमेंट तभी होगा जब ये P5 कंट्रीज रेटिफाई करेंगे, लेकिन जिसके पास पावर है वो क्यों छोड़ना चाहेगा वो पर्सन पावर, तो ये P5 कंट्रीज पावर छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने रेयरली अपनी सहमति दी है यूएन चार्टर में अमेंडमेंट के लिए। जब देखो सिक्योरिटी काउंसिल में और इकोसोक जो एक बॉडी है यूएन की, इन दोनों में मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज करना था ना, सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज करना था, तब यूएन के चार्टर में अमेंडमेंट हुई थी। तो थोड़ा सा भी चेंज करना हो तो भी ये देश रिलेक्टेंट रहते हैं कि नहीं यूएन के चार्टर में अमेंडमेंट नहीं करेंगे। तो फिर आप बताइए क्या यूएन के चार्टर में अमेंडमेंट पॉसिबल है इस वीटो से छुटकारा पाने के लिए? नहीं है। अगर जो सोचता है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, वो किसी दूसरी दुनिया में ही जी रहा है। तो अब जो कि देखो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इंक्रीज हो रही हैं, तो वर्ल्ड को आवश्यकता है एक नई बॉडी की यूएन के अलावा, जो यूएन को रिप्लेस कर सके और जिसका काम हो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करना, स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना। इस मामले में ना दो रीजंस दिए जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं यूएन देखो बाकी एरियाज में तो अच्छा काम कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज, एजुकेशन, हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तो इनमें अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो पूरी तरह से यूएन को खत्म करना तो ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है नई बॉडी स्टैब्लिश करोगे वो भी तो ठीक काम कर सकता है ना, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी, इन सब के मामले में तो नई बॉडी स्टैब्लिश कर दो, वो भी यूएन की तरह इन एरियाज में अच्छा काम कर लेगा। लेकिन नई बॉडी जो स्टैब्लिश होगी उसमें फायदा ये होगा कि अभी हमारे पास ना एक्सपीरियंस है पिछले 75 सालों का कि देखो बॉडी कब कब काम करती हैं, कब कब काम नहीं करती हैं, कौन सी चीज़ें इन बॉडीज़ को काम करने से रोकती हैं, वो सारा एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकता है नई बॉडी जब हम इस्टेब्लिश करेंगे यूएन को रिप्लेस करके। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, एक दिक्कत देखो ये भी आ सकती है कि मान लीजिए बड़ी जो पावर्स हैं चाइना, रशिया, ये मना कर दें कि हम नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब वो मना कर दें। जब 1945 में यूएन आई थी ना, तो शुरू में सिर्फ 51 देशों ने इसे ज्वाइन किया था, धीरे धीरे बाद में दूसरे देशों ने ज्वाइन किया। लेकिन देखो चाइना और रशिया पर ज्वाइन करने का प्रेशर तो होगा। मान लीजिए 170 देशों ने ज्वाइन कर लिया, बच गए सिर्फ 20-30 देश, जिसमें नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ये सब देश हैं। तो चाइना को लगेगा यार एक तरफ तो 170 देश हैं, दूसरी तरफ ये 20-30 देश हैं, अगर इनके साथ जाऊंगा तो आइसोलेट हो जाऊंगा। अगर सुपर पावर बनना है तो वर्ल्ड की इस बॉडी में शामिल होना ही ठीक रहेगा। तो ज़्यादा संभावना है कि चाइना ज्वाइन कर लेगा, तो नई बॉडी इस्टेब्लिश कर दी जाए राइटर के अनुसार, अगर वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करनी है तो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर पर तमिलनाडु सरकार जो है वो एलजीबीटी कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए ना कुछ नए वर्ड्स लेके आई है। एलजीबीटी कम्युनिटी जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, इनके लिए अब अलग अलग नाम दिए हैं तमिलनाडु सरकार ने। नाम तमिल में है, आपको याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कंटेक्स्ट क्या है। होता क्या है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी हैं, बेशक अब आईपीसी सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी भी ना जब तक समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक समाज इनको सही नज़र से नहीं देखेगा, तो फिर ये अपनी जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट्स है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, उन सबको अपहोल्ड नहीं कर सकेंगे। जैसे अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी पर बेशक सरकार ने बैन लगा दिया, इलीगल इसे करार दे दिया संविधान में, लेकिन समाज जब तक अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता रहेगा तब तक यह खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो आज के समय में अनटचेबिलिटी हमारे देश में बहुत कम प्रैक्टिस होती है, क्योंकि समाज ने माना इसे गलत है। उसी प्रकार से
LGBT कम्युनिटी को जब तक समाज सही नज़र से नहीं देखेगा तो ये सम्मान हासिल नहीं करेंगे। और उस दिशा में ये जो प्रयास है ना मद्रास हाईकोर्ट का, जिसके ऑर्डर पे तमिलनाडु की सरकार कुछ वर्ड्स लेके आई है अलग अलग के लिए, जैसे लेस्बियन के लिए अलग वर्ड है और गे के लिए अलग वर्ड है, ट्रांसजेंडर के लिए अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड लेके आई है ताकि उन्हें कोई खराब नाम से ना पुकारे, जिससे कि उनकी डिग्निटी जो है वो हर्ट हो। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ नाम अलग देने से स्टेटस थोड़ी ना समाज में इंप्रूव होगा। वैसे एक एग्जाम्पल भी है, इंटरलिंकिंग का एग्जाम्पल याद करें। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से एक वर्ड दिया था उस समय, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था ना, उनको वर्ड दिया था हरिजन, हरि के जन। तो अंबेडकर ने विरोध किया था कि सिर्फ नाम चेंज करने से कंडीशंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तो वो यहाँ से लिंक्ड होता है। खैर देखो, जो जुडिशरी है ना वो अच्छा प्रयास कर रही है LGBT कम्युनिटी के लिए। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को फटकार लगाई थी कि आप उन NGOs के नाम बताइए ना जो इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जून 2021 में हाईकोर्ट ने एक्नोलेज किया सोसाइटी का सैंक्शन जरूरी है अगर LGBT के कम्युनिटी के लोग सही ढंग से अपने चॉइस के हिसाब से लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अक्सर आपने देखा होगा सेम सेक्स मैरिज का पेरेंट्स विरोध करते हैं। इस मामले में फिर ना प्रशासन भी ज़रा साथ नहीं दे पाता। मतलब आमतौर पे लड़का लड़की अगर बालिग हैं, उनकी एज 18 साल से ऊपर है, तो प्रशासन साथ देता है, उनकी सुरक्षा करता है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज वालों को ना एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उतना सहयोग नहीं दिया जाता, उतनी सुरक्षा नहीं दी जाती जितना कि नॉर्मल कपल्स को जिनकी एज बालिग है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि चलो ठीक है, कम से कम लैंग्वेज तो इंक्लूसिव हुई, बट देखो अगर LGBT कम्युनिटी के लोगों के लिए सही ढंग से आर्टिकल 21 इंश्योर करना है तो अभी बहुत सारे माउंटेन्स चढ़ने पड़ेंगे। और जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में जो कन्वर्सेशन है ना, ये भी इवोल्व हो रही है। तो समाज को अब अपनी धीरे धीरे सोच जो है वो नई करनी होगी, सोच में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो है ना कई बार आड़े आ जाती हैं, जिस वजह से एक फोबिया अटैच हो जाता है, स्टिग्मा अटैच हो जाता है LGBT कम्युनिटी के साथ में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।